Yes, no doubt in any of the MCQ. Okay. Yes, आनंद मुझे 8th एक्सप्लेन करो. Anand Manglan, if you are there, explain 8th question. Hello, sir. Am I audible? Hello. Oh, Am I audible? hello. Hello, am I audible? अभी सुन रहे. Okay. सीधा करे. Fine, sure. Basis विचार. Done. आज बोल. Fine, sure. Okay. Hmm. Okay. बोल. Sorry आनंद. फोन कॉल था. Yeah. Sorry. अब Sure. बोल. Rest master of photon. Hmm. So sir, photon it exhibits both wave and particle nature. So it possesses the Okay. property of light. Okay, so it travels with the speed of light in vacuum. इसके लिए 0 होना चाहिए. देख स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा. Yeah. तो उसका रेस्ट मास 0 कैसे हो गया? आंसर 0 आया कि इंफिनिटी है, क्या है? 0 होना चाहिए. चल पीछे देखते हैं हम लोग आंसर में. आंसर में पीछे 0 है. 8 का 8. 0. 0. तो ये वाला इक्वेशन है वो m0. हाँ. Under root of 1 हाँ, upon v square minus c square upon. हाँ. हाँ. तो तो अभी उस इक्वेशन से दिखा. b और c सेम है. हाँ, v और c सेम हो गए. हाँ, तो तो वो 1 minus 1 0. So अब वो 1 minus 1 0 हो जाएगा. तो इंफिनिटी हो जाएगा. यही तो कंफ्यूजन है, इसलिए तो मैंने तेरे को ये सिलेक्ट करके क्वेश्चन पूछा. ओके. मैं तेरे को कंफ्यूज ही करना चाहता था. मास इज इंफिनिटी देन. बट रेस्ट मास पूछा है ना. ये फोटो में. हाँ, तो नो आइडिया सर. मैं तेरे को कंफ्यूज ही कर रहा हूँ. सर बट ये तो इंफिनिटी हो जाएगा ना, अगर 0 से डिवाइड हो रहा है देन मास विल बी इंफिनिटी. बट माय क्वेश्चन इज कि क्या ये जो आपने लिखा है, ये क्या फोटोन के लिए है इक्वेशन? नहीं होगा. Not sure. मेन पॉइंट ये है कि क्या इक्वेशन फोटोन के लिए है? बोलो, एनीबॉडी एल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स? सी दैट इज हाउ टीचर्स कंफ्यूज द स्टूडेंट्स. बोलो. बेटा तेरा आंसर करेक्ट है. रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0. वो तो सही है, वो जवाब में कोई डाउट नहीं है. बट मैंने जिस तरह से अभी तेरे को समझाया, उससे तेरे को लगता है कि इनफाइनाइट होना चाहिए. सर हेलो. हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर हनी बोल रहा हूँ सर. बोल. हाँ सर, m इंफिनिटी होगा ना. m 0 पूछा, रेस्ट मास पूछा अपने को, तो रेस्ट मास तो 0 हो जाएगा ना. m इंफिनिटी हो जाएगा. नहीं, इसमें ये फॉर्मूला जो है ना, दिस फॉर्मूला इज फॉर पार्टिकल्स. जैसे ये कोई भी पार्टिकल का रेस्ट मास फाइंड करना हो ना, ये फॉर्मूला यूज करनी है. दिस इज फॉर्मूला ऑफ रिलेटिविस्टिक मास. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिविस्टिक मास
पर फोटोन के लिए तो सिंपल सी बात है कि उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, रेस्ट मास इज जीरो, दैट्स इट। तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करने का, समझे? ये इक्वेशन फोटोन में अप्लाई नहीं करने की। ये इक्वेशन में सपोज इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन होता तो मैं अप्लाई करता, एक पार्टिकल का क्वेश्चन होता है, देखो मैं क्वेश्चन चेंज करके पूछता, अ पार्टिकल मूव्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, particle moves with speed of light, then its rest mass is, ये फोटोन नहीं है, ये कोई पार्टिकल है, वो लाइट की स्पीड से जा रहा है, तो उसका रेस्ट मास होगा। चलो बताओ, दिन करुणा, तनिषा, चलो बताओ बताओ, इस केस में क्या आंसर आएगा? वॉइस ऑडिबल, वॉइस इज लैगिंग, वॉइस इज क्लियर, क्या करें? क्लियर नाउ? ओके चलो दूसरा यूज करते हैं डिवाइस। Recording in progress. Recording in progress. Recording in चलो इस Is my voice audible now? Confirm it please. Okay. चलो मैंने जो आपको समझाया समझ में आ गया? वो जो लॉजिक बताया पता चल गया? फोटोन के लिए तो आपको याद ही रखना है कि रेस्ट मास इज जीरो। फोटोन के लिए कोई डाउट ही नहीं होता। There is no doubt in case of photon. Its rest mass is always going to be zero. डाउट कब होगा? क्वेश्चन कब आएगा? When it is some particle. Is that clear now? चलो अब बताओ। I have changed the device. So rest mass of photon is always going to be zero. And particles के लिए कोई पूछते हैं तो फिर उसमें वो फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करेंगे। Now 2 topics of theory are remaining. One is this aspect of wave packet. And another is about this Davison-Germer experiment. तो ये concept में समझा दो।
What is this wave packet? This is wave packet. What is wave packet? Then the answer is wave packet is a resultant wave formed by superposition of waves which are harmonics of each other. See, here it is given. In general, the matter wave associated with the electron is not extended all over space. It is a wave packet extending over some finite region of space. Actually, बहुत ही interesting aspect है. See, delta x, delta p. Is equal to h upon 2 pi. Delta x, delta p equal to h upon 2 pi. This is the equation. Now, if you make delta x को 0, what will be the value of delta p? एक 0 होगा तो दूसरा इनफाइनाइट होगा. अगर डेल्टा p को 0 करोगे तो डेल्टा x इनफाइनाइट हो जाएगा. सो रियलिटी में कोई भी 0 नहीं होता, कोई भी इनफाइनाइट होता. दोनों का वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट होता है. इज दैट क्लियर? बोथ आर हैविंग फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज. Both are having finite non-zero values. So what happens is this peak value to the probability maximum for finding the particle. So higher the amplitude, higher is the probability of finding the particle over here. So actually we don't know the position of the particle with certainty. अगर certainty से पता चल जाता है कि particle इधर ही है तो x fix हो जाएगा, तो delta x 0 हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है. This will be always in terms of probability, and this is a varying amplitude. This is a varying amplitude means probability is different at different occurrences. So the probability at the center is maximum, at the side it is minimum, and here beyond this region there is no probability of finding the particle. Are you able to understand what I am saying? This concept of wave packet is associated with Heisenberg uncertainty principle. ऐसे तो पूरा पढ़ के मैं बता देता हूँ. Yes, very easy concept. Feedback please. Give voice feedback please. Yes, students. Yes, honey. Yes, sir. मैंने जो बताया पता चला आपको? सर मेरा नेट चला है तो मैंने वो सुना था नॉन जीरो और इनफाइनाइट वाला. मैंने आपको लिखा भी रिपीट करने को. बेटा तू लिखेगा ना तो ये डिवाइस में मत लिख जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ. हाँ वीडियो वाले पे लिखा है. वीडियो हाँ बस वीडियो. हाँ तो मैं चेक कर लेता हूँ. चेक कर ले जस्ट अ मिनट. हाँ ठीक है. रिपीट द लास्ट वर्ड तूने लिखा हुआ है तो एक बार मैं समझा देता हूँ. और उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ किसी ने कुछ लिखा होगा तो. हेल्प ऑफ वन वॉलंटियर. अगर आपका ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परफेक्ट है तो यू कैन बी अ वॉलंटियर. यस प्लीज. यहाँ से हमको समझना है h cut is h upon 2 pi. One volunteer to read that. Yes please.
एंड वेव पैकेट का कंसेप्ट हो ही जाएगा खत्म. Yes, please. Yes, अंश चलो रीड करो. Yes, sir. Above equation flows the possibility that delta x is equal to 0, but then delta p must be infinite in order that the product is non-zero. Similarly, if delta p is 0, delta x must be infinite. Ordinarily, both delta x and delta p are non-zero such that their product is of the order of h cut. Now, No, if an just electron has an definite moment, see, this is very important. That both delta x and delta p both are non-zero. ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा. So reality में दोनों ही non-zero होते हैं. So be very careful about this aspect. Delta x, delta p दोनों का वैल्यू non-zero होगा. Yes, further now. yes, sir. Now, if an electron has a definite momentum p, that is delta p equals to 0, by the de Broglie relation, it has a definite wavelength lambda. A wave of definite or single. Sir, Now understand the concept. See, अगर इलेक्ट्रॉन का एक ही मोमेंटम है, एक ही मोमेंटम है तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा. एक ही मोमेंटम होगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा h by p, एक वैल्यू p का तो एक वैल्यू लैम्बडा का. तो ऐसा होगा तो फिर वो वेव तो पूरा एक ही वेवलेंथ का होगा. आर यू गेटिंग द कंसेप्ट क्लियर? अगर एक ही मोमेंटम मान लेंगे p का एक वैल्यू तो लैम्बडा का एक वैल्यू, तो इन दैट केस द वेव विल हैव ओनली वन पर्टिकुलर वेवलेंथ. बट ऐसा नहीं होता. ये रीड कर आगे देखो क्या होता है. yes, sir. A wave of definite or single wavelength extends all over the space. By Bond's probability interpretation, this means that the electron is not localized in any infinite region of the space. That is, its position uncertainty is infinite. Delta x tends to infinite, which is consistent with the uncertainty principle. That means कि जो corresponding wave होगा, that will be having same amplitude everywhere, same wavelength, same amplitude everywhere. So probability of finding the particle can be anywhere, and that means we don't have any certainty about its position. So उसका position 100% uncertain हो गया. So ये ऐसा होता नहीं है. Now what is the real situation? तो reality में तो एक wave associated with the electron is not extended all over space. It is a wave packet extending over some finite region of the space. In that case, delta x is not infinite, okay. but has some Okay. finite. That means see concept समझो. पहले हमने ऐसा सीखा, पीछे जो गया. See what we understood is this, कि अगर p का एक वैल्यू है तो लैम्बडा का एक वैल्यू होगा. तो ऐसा नहीं. Take multiple values of p, so there will be multiple values of lambda, and then you consider superposition of all these waves, so you get such a arrangement that is known as wave packet. So we consider different momenta values, so there will be different wavelength values, and the wave obtained as a superposition of that resultant effect, wave obtained due to superposition, or its resultant effect, we call it as wave packet. So this is a simple way of understanding it. We don't go into much of details from particle physics point of view. Yes, please. Yes, sir. In that case, delta x is not infinite, but has some finite value depending on the extension of the wave packet.
Also, you must appreciate that a wave packet of finite extension does not have a single wavelength. It is built up of wavelengths spread around some central wavelength. By de Broglie's relation, So then the देखो moment देखो इस डायग्राम में ये वेव पैकेट का एक्सटेंशन हुआ, ये वेव पैकेट का एक्सटेंशन हुआ, इट्स नॉट इनफाइनाइट, इट्स फाइनाइट। अच्छा, उसमें भी आप देखो तो ये जो मैंने पहले बताया उसके वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। सो यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू। सो वेवलेंथ की भी डिफरेंट वैल्यूज है और उसके लिए जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिफरेंट है। ये जो एम्पलीट्यूड है डिफरेंट रीजन में डिफरेंट है। सो दैट वे इट सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पोजीशन एंड momentum uncertainty, and we get a multiple value possibility. Yes, please. by de Broglie's relation, then the momentum of the electron will also have a spread and uncertainty momentum. This is as expected from the uncertainty principle. It can be shown that the wave packet description together with the de Broglie relation and Bond's probability interpretation reproduce the Heisenberg's uncertainty principle exactly. In chapter That 12, means बस that's it. So यहाँ पे हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो वेव पैकेट का कंसेप्ट हम यूज करते हैं तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का परफेक्ट एग्रीमेंट आ जाता है। दैट्स इट। नाउ I have explained. If there is anybody having any doubt, you tell me, I'll explain it. एक ही मोमेंटम तो एक ही वेवलेंथ, तो फिर 100% अनसर्टन पोजीशन हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। So corresponding to multiple momentum values, we have multiple wavelength, and the resulting arrangement which we get is a kind of wave packet. And the wave packet is a finite region in which its probability is also, variable at different regions. So where the amplitude is maximum, we consider probability of finding the particle is maximum. That kind of approach. Yes, please. Yes, please. Students, if you understood the topic, and so reading पूरा થઈ ગયો now, पूरा થઈ गया। So देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है schematic diagram A shows localized wave packet, so इतने region में wave packet है localized, whereas this is an extended wave with fixed wavelength. अगर fixed wavelength है तो पूरा infinite region तक extend होगा, इस wave packet है तो finite region में है। Shall we move on to the next topic? Confirm करो please. Okay. Then last topic of this chapter, we wind up the chapter thereafter. और कोई doubt नहीं है तो? It is Davison-Germer experiment. Now, what is this Davison-Germer experiment? इसका purpose क्या था? Can anybody explain? हम क्या प्रूव करते हैं Davison-Germer experiment से? Anybody? Okay, chat में कुछ रिप्लाई आया है, let me check. अरे भाई नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। Yes. See, Davison-Germer experiment is a proof of wave nature of electron. इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ जो फिनोमिना होगा, दैट इज अ टिपिकल वेव फिनोमिना। सो पार्टिकल होता तो ये डिफ्रैक्शन, यहाँ पे डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो फिनोमिना हो रहा है वो होता ही नहीं, बट दैट इज अ टिपिकल वेव फिनोमिना एंड इट हैपेंस विद अ पार्टिकल, दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज एग्जिबिटिंग वेव नेचर। नाउ दिस इज एक्सपेरिमेंटली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यूज होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अगेन दिस इज टू बी रिमेंबर्ड फॉर ऑब्जेक्टिव्स ओनली,
very rare chances you may be asked this, experimental arrangement of Davison-Germer experiment. Learn करने का ही question हो जाएगा. Another volunteer, Honey, can you read this? Ansh ने पढ़ा, somebody else, yes. Yes, sir. चलो. The wave nature of electrons was first experimentally verified by C.J. Davison and L.H. Germer in 1927 and independently by J.P. Thomson in 1928, who observed diffraction effects with beams of electrons scattered by crystals. Davison and Thomson shared the Nobel Prize in 1937 for the experimental discovery of diffraction of electrons by crystals. The experimental arrangement used by There is a historical perspective to it. Usually क्या होता है, there is a scientist who is working on some area. Then there are 2-3 people who are working with him or her, and then they continue the further work. So in the same parlance over here, so Thomson, Davison, Germer, they were contemporaries. They were working on a similar idea, and see, it is given that they have proved the same thing experimentally. Davison, Germer together in 1987, and then later on by Thomson. Yes, further. अलग-अलग लेबोरेटरी में एक जैसा काम साथ में हो रहा होता है, कोइंसिडेंस. तो कभी-कभी सेम एस्पेक्ट वो प्रूव करते हैं, ऐसा हो सकता है. Yes, please. It consists of an electron gun which comprises of an tungsten filament F coated with barium oxide and heated by a low voltage power supply LT or battery. Just a minute. हम लोग देखते हैं इसमें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गन कहाँ है? Can you see the red spot? This A where it is written is electron gun. But ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, it needs some heating. उसका फिलामेंट होता है. So यहाँ पे उसका फिलामेंट है. F है वो उसका फिलामेंट है. मैं जूम करता हूँ डायग्राम को so that it's more clearly visible to you. So see, this portion is electron gun. यहाँ से फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, वो कोलिमेट होते हैं. कोलिमेट में शार्प फाइन बीम में कन्वर्ट होते हैं. And that electron beam is targeted on some particular target, which in this case is nickel. But electron gun में से इलेक्ट्रॉन एमिट हो उसके लिए, इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन एमिट हो उसके लिए उसको हीटिंग देते हैं. So there is LT means low voltage, HT means high tension, LT means low tension. So ऐसा पूरा अरेंजमेंट है. यहाँ पे लो टेंशन है वो, that is for heating the filament, so that जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा that will be thermionic emission. And ये जो HT high voltage, that is to accelerate the electron beam. यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट तो हुआ, पर उसको हमें एक्सेलरेट करना है, उसको स्पीड गेन करवाना है. So that is done using HT, that is high voltage. Yes, you can read further now. Electrons emitted by the filament are accelerated to a desired velocity by applying suitable potential from a high voltage power supply. They are made to pass through a cylinder with fine holes along its axis, producing a fine collimated beam. The beam is made to fall on the surface of a nickel crystal. The electrons are scattered in all directions by the atoms. Now please understand. Now please understand. यहाँ पे जो एमिशन होगा ना, सपोज फिलामेंट में से ऐसा एमिशन हुआ, तो जब ये कोलीमेटर में से पास होगा ना, तो कोलीमेटर से आगे जो जाएगा ना, दैट विल बी अ शार्प फाइन बीम. सो ये जो बीम इतना बड़ा था ना, वो इतना छोटा हो जाएगा, उसका शार्पनेस इंक्रीज हो जाएगा एंड फाइन बीम हो जाएगा. सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाइडर बीम इनटू शार्प फाइन बीम, दैट इज कॉल्ड कोलिमेशन. सो ये कोलिमेशन इधर होता है, इलेक्ट्रॉन गन के एक्सटेंशन में आगे जो कोलीमीटर है उसमें होता है, और यहाँ से जो बाहर आता है वो शार्प फोकस्ड बीम आएगा. Yes, further. Yes, sir. The electrons are scattered in all directions by the atoms of the crystal. The intensity of the electron beam scattered in a given direction is measured by the electron detector. The detector can be moved on a circular scale and is connected to a sensitive galvanometer which records the current. The deflection of the galvanometer is proportional to the intensity of the electron beam entering the collector. The apparatus is enclosed in an evacuated chamber. Just a minute. ये पॉइंट आपको समझ में आया?
कि इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेलरेट होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द वोल्टेज दैट इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेशन. सो हाई टेंशन हम यूज करते हैं, हाई वोल्टेज. सो यू नो ये आपने इक्वेशन भी सीखा होगा, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी गेन्ड दैट इज इक्वल टू EV. सो ये वोल्टेज हम कितना प्रोवाइड करते हैं, दैट विल इम्पार्ट द काइनेटिक एनर्जी, दैट विल डिसाइड द वेलोसिटी. सो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी फंक्शन ऑफ द वोल्टेज. यस फॉर The apparatus is enclosed in an evacuated chamber. By moving the detector, now the apparatus is evacuated in a vacuum chamber, in a particular chamber, because it will prevent chances of collision with other particles. ये पूरा का पूरा apparatus हम एक evacuated chamber में रखते हैं, जिसमें extremely low pressure create कर देते हैं, almost like vacuum, so that there is no chance of collision with other particles. That is the purpose. Yes. by moving the detector on the circular scale at different positions, the intensity of the scattered electron beam is measured for different values of angle of scattering theta, which is the Now- angle now- between. Now please understand कि ये जो पूरा movable collector है ना, ये पूरा इस region में movable होगा, इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये उसका span of movement होगा. So actually we will be able to get the idea from this angle very small to here very large angle. So almost you can say 0 to 90 के एंगल का पूरा हमको वैल्यू मिलेगा. एग्जैक्ट 0 नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट 90 भी नहीं मिलेगा, बट से थोड़ा ग्रेटर देन 0 एंड स्लाइटली लेसर देन 90. तो उस पूरे एंगल के करस्पॉन्डिंग कितने पार्टिकल्स जाते हैं. एक्चुअली क्या होगा, ये बीम जब स्ट्राइक करेगा ना, इट विल बी लाइक दिस. व्हेन द बीम स्ट्राइक्स हियर द टारगेट, देयर विल बी सम पार्टिकल गोइंग हियर, सम पार्टिकल गोइंग हियर, सम हियर, सम हियर. So different particles, they go in different directions, and this movable arrangement will be able to trace out how many particles are scattered into what angle. So कितने एंगल पर कितने particles गए वो हमको पता चल जाएगा. That will help us in the further analysis. Yes, further. The variation of the intensity of the scattered electrons with the angle of scattering theta is obtained for different accelerating voltages. The experiment was performed by. So understand, एक हम ये चेक करते हैं इसका पोजीशन वेरी करके कि डिफरेंट एंगल पे कितने पार्टिकल्स जाते हैं. दैट इज फॉर से वन अप्लाइड वोल्टेज. से आपने 20 किलोवोल्ट रख दिया, 20 kV, and you studied this aspect. Then 20 का 30 करो, then you studied. Then 30 का 40 करो, and then you study the same thing. 40 का 50 करो, 50 का 60 करो. So different accelerating voltage के लिए different एंगल पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल का, इंटेंसिटी का, डिफ्रैक्शन कैसे होता है, वो हम स्टडी करते हैं. So that is the main thing which is observed in Davison-Germer experiment, and then we conclude based on it. So ये पूरा हमारा जो डेटा आएगा डिफरेंट एक्सेलरेटेड वोल्टेज के लिए डिफरेंट एंगल पे कितना स्कैटरिंग होता है और कौन से एंगल पर मैक्सिमम स्कैटरिंग होता है, दैट वी ऑब्जर्व. From that we do the further analysis. Yes, you can read further. Yes, the experiment was performed by varying the accelerating voltage from 44 volt to 68 volt. It was noticed that a strong peak appeared in the intensity of the scattered electron for an accelerating voltage of 54 volt at a scattering angle of theta equal to 50 degrees. So 44 से 68 वोल्ट का पूरा वेरिएशन दिया हमने, and around midway 54 पर we observed that scattering angle 50 degree per intensity was maximum. Yes, strong peak appeared means intensity was maximum. Further, The appearance of the peak in a particular direction is due to the constructive interference of electrons scattered from different layers of the regularly spaced atoms of the crystal. From the electron diffraction measurements, the wavelength of matter waves was found to be 0.165 nanometer. The de Broglie wavelength lambda associated with electrons using equation for V equal to 54 volt is given by lambda equal to h by p, or 1.227 by root of V and nanometer. Shall I read further? so देखो ये क्या हुआ, 0.6165 was measured value experiment में, and this is calculated value.
and see the best part. Measured value and theoretically calculated value both are same. So that means कि जो theoretical suggestion है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस में और experimentally डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमें जो रीडिंग्स मिलते हैं they are matching. It means it proves that electron is behaving like a wave in this particular Davison-Germer experiment. Electron is otherwise a particle, but in this particular experiment, it is behaving like a wave. That's it. Yes, please. Thus, there is an excellent agreement between the theoretical value and the experimentally obtained value of the de Broglie wavelength. Davison-Germer experiment thus strikingly confirms the wave nature of electrons and the de Broglie relation. More recently, in 1989, the wave nature of a beam of electrons was experimentally demonstrated in a double-slit experiment, similar to that used for the wave nature of light. Also, in an experiment in 1994, the interference fringes were obtained with the beams of iodine molecules, which are about 1,000,000 times more massive than electrons. The de Broglie hypothesis has been basic to the development of modern quantum mechanics. It has also led to the field of electron optics. The wave properties of electron have been utilized in the design of electron microscope, which is great improvement with higher resolution over the optical microscope. Exactly. So that completes the topic. Go through it. कोई sentence, कुछ objective, कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो मुझे बोलो. पूरा चैप्टर ही चेक कर लो. उसमें कोई कहीं पर भी कुछ भी टॉपिक है जो नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो. Otherwise, we'll start the new chapter. ये एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम बाद में कंप्लीट करेंगे. जो इंटरेस्टेड उनके लिए पहले एटलीस्ट मेन एक्सरसाइज के तो खत्म करें. और कल टेस्ट में अगर कोई एडिशनल का क्वेश्चन होगा तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जो हमने किया है उस टाइप का तो ही पूछेंगे. कोई नया टाइप होगा पूरा हमको आपको समझाना पड़े ऐसा नहीं पूछेंगे. डोंट वरी. द टेस्ट इज टू नो व्हाट यू नो. द टेस्ट इज टू नो व्हाट यू नो एंड नॉट टू नो व्हाट यू डोंट नो. ऑलवेज दिस रूल अप्लाइज. यस प्लीज कंफर्म करो. थियरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल सब कुछ खत्म हो गए तो वी कैन स्टार्ट द न्यू चैप्टर. Okay, few people replied correct, clear है. हो गया कंफर्म. Okay, I am stopping the screen share of this and let's take the new chapter. Yes, see, अगर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछते हैं तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. Unfortunately, yes, whether you like it or not.
Now, ये नेक्स्ट चैप्टर का तो नोट्स इसमें नहीं होगा, इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। So it is 12, chapter 12, atoms. Now there's a very interesting thing in the beginning of the chapter. Chalo, yes. Fe 2555. Atom has dash protons, dash electrons, dash neutrons, dash nucleons, and dash nucleons. It will be 2656. Fe 2656. 2555, 2656. And then next is Au 79, 197. Nucleus has dash protons, dash electrons, dash neutrons, and dash nucleons. Solve these both the questions. Bolo. I want one volunteer who gives both the answers. मैं लिखूंगा भी, आप बोलेंगे तो आंसर, और फिर हम क्रॉस चेक करते हैं. Any one volunteer? Yes, honey. सर Fe के लिए 26 प्रोटॉन, 26 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन will be 56 minus 26, that will be 30. And सर In लास्ट nucleon? वाला वो नहीं आया सर. ओके चलो ठीक है. और दूसरे क्वेश्चन में उसके लिए 79 प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और 197 minus 79, so 118 probably. Yes sir. ओके चलो ये हनी ने आंसर दिए. Anybody else would like to make any addition, alteration? Yes, please. Arshil Desai is giving same answer. Somebody would like to disagree? चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ. Nucleon means particles inside the nucleus. Nucleons are particles inside the nucleus. चलो अब कोई ऐड करेगा? Sir, can I answer? Last answer. Yes, definitely. Why not? 56 for the first one and 197 Bolo. for the second one. Hello. Can you repeat it? हाँ बोलो. Yes, 56 for the first one and 197 for the second one. Okay. Now
Anybody would like to do any question in this? फिर से एक बार check कर. चलो, last chance to do correction if any. स्वाति, आपका गलती आपको पता चल गया न्यूक्लियंस में. ओके. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन सेम है कि कुछ डिफरेंस है उसमें? आर बोथ द क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम या उसमें कुछ डिफरेंस है? चलो मैं हाईलाइट करता हूँ. यस तन्वी, क्या डिफरेंस है बोलो. ओके, तो इससे आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? यस तनीषा, आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? यस स्वाति, वेरी गुड. Exactly, Tanvi, now you understood. So my dear students, this would be 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, एटम के अंदर होते हैं. Able to understand? So note it down. ये आपके नोट्स में एंटर करो. ये लिखो पहला ही पॉइंट. जब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं एटम और न्यूक्लियस, तो हमको ये कंसेप्ट तो पहले क्लियर होना चाहिए ना. एटम है तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे. ये क्वेश्चन नॉर्मली मैं 13 के बिगिनिंग में पूछता हूँ. आपके ग्रुप में मैंने 12 के बिगिनिंग में पूछा. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट इट डाउन प्लीज. सो ऑलवेज केयरफुली इंटरप्रेट वेदर इट इज एटम और न्यूक्लियस बिफोर गिविंग द आंसर. And nucleon is a common name given to proton and neutron. So nucleon means simply proton plus neutron. Number of proton plus number of neutron, that makes it number of nucleon. Write it down please. फिर शुरू करते हैं आगे. So देखो, so at the suggestion of Rutherford, Geiger and Marsden performed some experiments. In one of their experiments, previous जैसा ही लगेगा. This is known as Geiger-Marsden experiment. This is alpha particle scattering experiment. So जैसे previous question था उसमें वो कौन से फॉइल पे स्ट्राइक करते थे? टारगेट कौन सा था? जिंक टारगेट था? कौन सा था? यस. तो यहाँ पे गोल्ड फॉइल का टारगेट होगा इन दिस एक्सपेरिमेंट. सो दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसमें से अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड होंगे. दैट विल बी स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉइल, एंड आफ्टर पासिंग टू द गोल्ड फॉइल इट विल बी स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन. So same kind of arrangement. This is a source of alpha particle. These lead bricks are used for collimation. So जो भी source में से alpha particles आते हैं, they are converted into sharp fine beam. That sharp fine beam is targeted on the gold foil, and after passing through the gold foil, the different alpha particles will be scattered in different directions, and there will be a traveling detector. पूरा ये U shape में, ये पूरा यहाँ पे जैसे ये डिटेक्टर है. सो ऐसा ट्रैवलिंग पूरा डिटेक्टर होगा. सो दैट विल गिव अस एन आइडिया हाउ मेनी पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड एट व्हाट एंगल, वो हमको पता चलेगा. अंडरस्टूड द अरेंजमेंट? यस. एंड दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट हियर. 5.5 MeV alpha particles emitted from a bismuth radioactive source at were targeted at a thin gold foil, and
data was capitulated. So पूरा practically perform करके data सब combine कर दिया, and then what was the important point which we observed from that data? So it is this graph. So in this graph, this is scattering angle on x-axis, and this is number of alpha particles detected at that particular angle. What you observe is 0 degree angle पर कोई particle नहीं है. 0 degree angle पर मतलब कोई scattering ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है. But if you see smaller angle पर number of particles बहुत ज़्यादा है, smaller angle पर. And as the angle increases, particle का number decreases. As angle increases, as theta increases, angle increases, number of particle decreases. ये point आपको समझ में आना चाहिए. And another very interesting aspect is कि there will be few particles. There will be few particles which will also have collision at 180 degree. Now what does that correspond to? Let us understand this practically. 180 degree का collision angle मतलब क्या? 180 degree का collision angle मतलब क्या? तो it is called head-on collision. Theta 180 degree है, तो it is referred as head-on collision. यानी ये foil है, तो particle ऐसा जाएगा, hit करेगा, and 180 degree यानी वापस retrace करेगा. Such collisions are known as head-on collision. See, अगर 179 पे होता, 178 पे होता, तो वो ऐसे जाता. But 180 तो वापस सेम रास्ते से जाएगा. Understand the aspect? अगर एंगल कम है, जैसे एंगल 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो ऐसे जाएगा. 30 डिग्री है तो ऐसे जाएगा. 60 डिग्री इधर गया, 90 डिग्री इधर गया, 120, 150, 170 एंड 180 यानी वापस आएगा. सो उसकी ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी से एंगल काउंट करते हैं. उसके ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी से एंगल काउंट करते हैं, कंसिडर करते हैं. एंड इससे हमको क्या समझ में आया? व्हाट इज द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? इसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ये सेम पॉइंट इस डायग्राम में भी है. मान लो ये टारगेट न्यूक्लियस है. डोंट सी द एटम, सी द न्यूक्लियस. सो ये टारगेट न्यूक्लियस है. तो ये जो पार्टिकल जा रहा है वो रिट्रेस कर रहा है. सो उसके लिए थीटा 180 है, एंड दैट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन. देन यू सी ये दूसरा पार्टिकल है जो स्ट्राइक करके इधर आया. सो उसका जो चेंज आया, चेंज आपको यहाँ से लेना है, दिस. सो दिस इज थीटा. So it is obtuse angle, nearly 150 degree. Then this is 90 degree. Yeah. Then you take another particle, तो ये around 60-70 degree. Take another particle, तो ये 45-50 degree. Another particle, so that will be around 25-30 degree. 25-30. So different particles are scattered along different angles. और उसका number हमको वहाँ से मिला है. Are you getting the aspect clear? Please confirm it. Students, please confirm. If you got any doubts, ask by voice. The line that is passing through the center of the target nucleus is taken as a reference for angle. This line is the reference line. And any other parallel path, perpendicular distance is called impact parameter. This B is called impact parameter. And B is impact parameter. अगर B 0 होगा तो theta 180 होगा. That is known as head-on collision. और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे impact parameter बढ़ेगा, theta का वैल्यू कम होता जाएगा. So as you go away from the trajectory passing through the center of the target nucleus, the angle of scattering goes on decreasing. चलो बताओ, मुझे ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? Yes, please. Now there is one equation given over here which I would like to explain. ये है क्या equation? So it's a very simple aspect in the equation कि मान लो अल्फा पार्टिकल हमारा ये टारगेट का न्यूक्लियस है
और ये अल्फा पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी यहाँ तक आया और फिर वो रिट्रेस करता है, आया और फिर रिट्रेस करता है सेम पाथ को. सो सी व्हाट हैपेंस. ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से सेंटर तक का, that is known as distance of closest approach. It is called R. Distance of closest approach. This is the minimum distance that alpha particle can go near the nucleus. उससे नजदीक वो जा नहीं सकता. Now, here it's alpha particle. मैं थोड़ा color change करके बताता हूँ आपको. So here it's alpha particle, and this is nucleus, target nucleus, which in our case is gold. So alpha particle क्या है? So alpha particle has charge. Alpha particle has charge plus 2e. Target nucleus has charge Ze. In gold case it is 79. So ये जब distance of closest approach पर होगा ना, तो उसका जो force होगा that will be given by 1/4 pi epsilon 0, 2e यानी अल्फा पार्टिकल का चार्ज, Ze यानी न्यूक्लियस का चार्ज यानी पर डिस्टेंस का स्क्वायर. So this is basically Coulomb's law. समझ पड़े? So Coulomb's law ही अप्लाई हुआ है. 1/4 pi epsilon 0, 2e Ze upon r square. Are you clear with this idea? Yes, please. Confirm it. डिवाइस हैंग हो गया था, तो मेरा साउंड भी म्यूट हो गया होगा. आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियर. Now it will be audible. Just a minute. Yes, yes, yes. वाईफाई इशू की वजह से पूरा हैंग हो गया था डिवाइस. अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर अगर आ जाता है तो हम करते हैं, नहीं वरना ये मैं समझा रहा था. ये डायग्राम ही आपको नहीं दिखाई दिया. दिस इज एटम. सेंटर में जो टाइनी पार्ट है वो न्यूक्लियस है. सो योर कंसेप्ट शुड बी लाइक दिस कि बाहर जो पूरा एटम है, इतना बड़ा एटम, उसके सेंटर में एक टाइनी न्यूक्लियस है, बाकी का पूरा हॉलो रीजन है. उसमें खाली इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं घूमने वाले ऑर्बिट में, बाकी पूरा का पूरा रीजन होगा वो खाली होगा. दैट वाज समथिंग व्हिच वी कंक्लूडेड फ्रॉम रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. सो देखो ये पॉइंट आपको इधर मिलेगा, दैट only a small fraction of particles are rebound. So
it implies that mass of atom is concentrated in a small volume at the center. So it is a nice way to determine the size of the nucleus. So Rutherford experiment से हमको nucleus का size मिलता है. Yes, so this is the important conclusion which you are supposed to understand. और जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया उसका यूज ये न्यूमेरिकल में हो रहा है. और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला जो मैंने आपको बताया ना, तो ये दोनों एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं 12.1 एंड 12.2. 12.1 तो थियोरेटिकल है, खाली इंटरप्रिटेशन है. वो खाली पढ़ना समझ में आ जाएगा. इट्स नथिंग वर्थ मच ऑफ द इनपुट फ्रॉम आवर साइड. बट डेफिनेटली यस, ये सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है. गैगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट में व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब आर फाइंड करना है. एंड दिस गैगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, सो 7.7 MeV का अल्फा पार्टिकल है. 7.7 MeV का अल्फा पार्टिकल है. अल्फा पार्टिकल है, गैगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट है. अल्फा पार्टिकल है मींस एक चार्ज प्लस 2e होगा. देन दूसरा गोल्ड न्यूक्लियस होगा. दूसरा चार्ज 79e होगा. सबको ये बात समझ में आई. एंड एनर्जी इज गिवन. अल्फा पार्टिकल का 7.7 MeV एनर्जी है. सो दैट इज द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. 7.7 MeV. 7.7 10⁶, 1.6 10⁻⁻19 जूल, ये एनर्जी. नाउ रिमेंबर, दो पार्टिकल अगर एक फिक्स पोजीशन पे आते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस होता है, तब उनका एनर्जी होता है. कौन सा एनर्जी होता है? यू स्टडीड दिस 11th स्टैंडर्ड. एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, क्या बोलते हैं उसको? विच एनर्जी? Very good, very good. See, energy by virtue of position is potential energy. Energy by virtue of motion is kinetic energy. When particle reaches this particular point and it is stationary, particle is stationary, तो उसके पास kinetic energy नहीं होगा. जो energy बचेगा वो खाली potential energy होगा. So ये हमारे पास जो energy है, this is potential energy. Potential energy. And you have to remember second chapter. Potential energy का equation. पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन U इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है. तो U इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R. K Q1 Q2 अपन R, ऐसा हमारा क्वेश्चन था, ऐसा हमारा इक्वेशन था. याद आया? सेकेंड चैप्टर पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन K Q1 Q2 अपन R will be the equation. Now in this case, see, we have got equation U equal to K Q1 Q2 अपन R. तो K का वैल्यू, ये बाजू वैल्यू रख दो, 7.7 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो ये हमारा जूल में वैल्यू आ गया. दैट इज इक्वल टू K का वैल्यू 1/4πε0. वी कैन इवन राइट दिस वैल्यू एज 9 इंटू 10⁹. अगर आपको याद है ये भी रख सकते हैं. एब्सोल्युटली फाइन. एंड देन Q1 यानी 2e, this is 79e and divided by R. अब पूरा इसमें चेक करो, how many unknown are there? How many unknown are there? एक ही तो unknown है, R. बस तो easily वैल्यू मिल जाएगा. So that is how we can get the value of R. R is distance of closest approach, and that is of the order of 3 into 10⁻⁻14 meter. Or 30 into 10⁻⁻15, so that is called 30 Fermi. So radius of gold nucleus is less than 30 Fermi. इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच.
Could you understand this? All of you, please confirm it. U equal to K Q1 Q2 upon R. U का वैल्यू ये रहा, Q1 का वैल्यू 2E अल्फा पार्टिकल, दिस विल बी ZA. K यानी 9 into 10⁻⁹ 1/4 और फिर एक अननोन R है वो मिल जाएगा. Here they are using the symbol as D, R की जगह पर D यूज करते हैं. So in the next class tomorrow, I'll start from here, electron orbits से. बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है, मजा आएगा. ऑलरेडी जो आपने केमिस्ट्री में सीखा है ना, सब कुछ यहाँ पे डिराइव होगा. वेरी इंटरेस्टिंग. और फिर ये लाइमन बाल्मर पार्शन ब्रैकेट फंड सीरीज ये सब भी केमिस्ट्री में सीखा है, वो भी डिटेल में आएगा. पूरा बोर मॉडल बट फिजिक्स के कैलकुलेशन के साथ आएगा. एंड ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, बहुत ही सिंपल है. रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जब हम कंसिडर करते हैं तो न्यूक्लियस सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स के आजू बाजू घूमते हैं, और सोलर सिस्टम कंसिडर करते हैं तो सन एट द सेंटर एंड अर्थ मूविंग अराउंड इट. तो दोनों में बहुत कुछ रिजेम्बलेंस है. बट ये कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ सोलर सिस्टम एट सेम प्रोपोर्शन एज द एटम, वुड द अर्थ बी क्लोजर टू और फर्दर अवे फ्रॉम सन देन एक्चुअली इट इज. सो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ऐसे यूजुअली पूछते नहीं है. एक बार पढ़ के समझ लेना बहुत है. फाइन. Not so important this, but yes, this is very important. इस टाइप का क्वेश्चन MCQ में भी आता है और न्यूमेरिकल में भी होता है. So definitely important. Any doubts in what we have covered today? See, from the textbook, we completed 1, 2, 3, 4, 5, and 6 page का इतना part. So we'll start from here. Please confirm. The closest distance between the alpha particle and nucleus of gold is called, it is called distance of closest approach. And अभी जो हमारा sum हुआ ना खत्म, उस sum में पीछे last 3-4 lines में they explained this distance of closest approach will be how much. So this distance of closest approach will be including the radius of alpha particle. It will be also including the radius of gold nucleus and little more distance. क्योंकि exactly touch एक दूसरे के surface को नहीं करेंगे. So थोड़ा सा radius इसका alpha particle का, थोड़ा सा radius gold का, और बीच में जो gap होगा वो पूरा consider होगा. Fine, fine. No other doubts? Let me check the chat. जो आपने पूछा है या कुछ लिखा है. Okay. I think things have been covered up. Then we can wind up the session. Thank you. Tomorrow we will continue further. Very interesting derivations tomorrow. Don't miss it. Bye bye.